हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर 2 पढ़ाने वाली हूँ। पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक जो कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से। तो देखो, मैनेजमेंट में बेसिकली 3 थ्योरी है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। दैट इज साइंटिफिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी किसने दिया है, इसमें क्या है, क्या मटेरियल है इसका, ये सब हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन बनता है एंड स्टेटमेंट भी बनता है। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा। 3 थ्योरी है, कौन कौन सा? साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक। तो दिस इज सब सॉरी, सब SAB, सब साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक। तो मैनेजमेंट थ्योरी इवॉल्व टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा थ्योरी क्यों लाया गया? हमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या नीड है उसके बेसिस पे आपका ये 3 थ्योरी आया, जिससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर और अच्छा हो सके। बिलो इज द समरी ऑफ साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अगर जैसे कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, टी टी, ठीक है, टी, ठीक है, टी ऐसे याद रखना है। तो साइंटिफिक थ्योरी जो है ये किसने दिया है? टेलर ने दिया है, जो कि फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इनका कहना था कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो हमें एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना होगा। मतलब एक सिस्टम से फॉलो करना होगा सारा कुछ, एंड एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना होगा। ठीक है, साइंटिफिक से आप नाम ही याद रख लो कि ST, दैट इज साइंटिफिक टेलर, S फॉर सिस्टमैटिक, S फॉर सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि जैसे कि साइंस ओवर रूल ऑफ थंब। इन्होंने बोला रिप्लेस करो ट्रेडिशनल मेथड, एक साइंटिफिक मेथड को लाओ जिसके हेल्प से हम बेस्ट तरीका से हम अपना कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ये हुआ कि फोस्टर अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मतलब हमें मैनेजर का और वर्कर का बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप लाना होगा, जिसका मतलब होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, हायर करो और ट्रेन करो, वर्कर्स को हायर करो और ट्रेन करो साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है, ये इंश्योर करते हुए कि वो प्रॉपर तरीके से सूटेड है अपना टास्क को करने के लिए, प्रॉपर तरीके से वो आपका उनका मतलब एबल है। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट के प्लान एंड वर्कर्स को एग्जीक्यूट कराना है, मैनेजमेंट का प्लान एंड वर्कर्स को एग्जीक्यूट कराना है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली बताते हुए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? देखो, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के द्वारा दिया है, जो कि आपका सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बताता है, जिसका मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको एबॉलिश करो एंड साइंटिफिक वे लाओ जिससे हम टास्क को कर सकते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ये हुआ कि हमें मैनेजर का और एम्प्लॉय या वर्कर का बीच का रिलेशनशिप को अच्छा करना का है। नेक्स्ट आपका क्या था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का? बात साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, ये तो समझ में ही आ रहा है कि हम जो भी वर्कर को हायर कर रहे हैं उसको ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक एनालिसिस करके, सो दैट वो अपने टास्क को बेटर तरीके से कर सके। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं, कॉन्सेप्ट जो कि टेलर की तरफ से दिए गए हैं। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, वर्क स्पेशलाइजेशन, ये सब पॉइंट इस पॉइंट से दिया गया है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना कि साइंटिफिक थ्योरी में ना हमने इग्नोर किया था ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू को, लाइक मोटिवेशन हुआ, क्रिएटिविटी हुआ, ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वर्कर को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्कर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनके क्रिएटिविटी को हम और सामने ला सकते हैं, ये सब चीज़ को क्या किया गया? इग्नोर किया गया। ठीक है, इग्नोर किया गया। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमें एक साइंटिफिक वे, साइंटिफिक एनालिसिस करना है, साइंटिफिक तरीका खोजना है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड उसी तरीके को फॉलो करना है, उस
करते हुए आगे निकलना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का मैंने आपको बताया था एच। ठीक है, एफ, ये एच ऐसे याद रख सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज हेनरी फ्योल ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। इन्होंने बताया कि अपने प्रिंसिपल की हेल्प से, आपने हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल पढ़ा है, अपना 14 प्रिंसिपल की हेल्प से बताया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट का सारा पॉइंट्स एप्लीकेबल होता है सारे ही लेवल पे। 14 प्रिंसिपल दिया है किसने? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में आपका हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिया है, जिसके हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि हर एक स्टेजेस में मैनेजमेंट का एंड वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। हम यहाँ पे वर्क को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमें स्पेशलाइजेशन मिल सकेगी और स्पेशलाइजेशन से हमारा इंप्रूव होगा एफिशिएंसी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर को हमें अथॉरिटी देना चाहिए, मीन्स पावर देना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन गिव ऑर्डर्स। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना सारा टास्क प्रॉपर टाइम से कंप्लीट करे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब हर एक चीज़ रूल्स एंड एग्रीमेंट के अनुसार होना चाहिए, उसको भी हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड एग्रीमेंट बना है तो उसके अकॉर्डिंग वी शुड वर्क। यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉयज को हमेशा रिसीव करना चाहिए इंस्ट्रक्शन एक ही सुपरवाइजर से। कमांड, कमांड मतलब क्या हुआ? आपको कोई कमांड दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन होगा जिससे हम उनका कमांड रिसीव करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी तो मल्टीपल्स होता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी होता है, बट सब एक्टिविटी जो है सेम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना चाहिए। मतलब हम जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं ये सबका सब सेम ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए और सभी का एक सिंगल प्लान होना चाहिए, सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए। सभी का जब सेम प्लान होगा, सभी जब सेम प्लान के लिए वर्क करेंगे तब जाके हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमें ध्यान देना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट को उतना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेमनरेशन, एम्प्लॉयज़ को फेयर अमाउंट देना चाहिए जो भी वो वर्क करे उसके अकॉर्डिंग। सेंट्रलाइजेशन, जो डिसीजन लिया जाता है ये या तो आपका सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सिचुएशन को डिपेंड करते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब एक क्लियर लाइन होना चाहिए टॉप टू बॉटम तक का, जिससे सब कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, जिससे सब कम्युनिकेट कर सके ऐसे करके। ठीक है, ऑर्डर, प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का एंड प्लेसमेंट होना चाहिए पर्सोनल का, मतलब वर्कर्स का। इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ का। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हमें एम्प्लॉय का टर्नओवर को रेड्यूस करना चाहिए और स्मूथ करना चाहिए ऑपरेशंस को, मतलब वर्किंग को। इनिशिएटिव, हमें एम्प्लॉय को भी मौका देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शो कर सके। स्पिरिट डी कॉप्स, हमें एक टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। अगर हमें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, हमें ये अवार्ड मिला है तो मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरे वजह से हुआ। मैनेजर को हमेशा वी वर्ड यूज करना चाहिए, मतलब हम सभी के वजह से हुआ है, जिसमें सारे एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड फील करेंगे एंड आगे से और अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। तो स्पिरिट डी कॉप्स मतलब वी शुड यूज वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई, सो दैट हम लोग प्रमोट कर सके टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज। अब ये सारे जो 14 पॉइंट्स हैं ये आपको एक क्लियर गाइडलाइंस बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मैनेजरियल ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी कैसा होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म इसका भी है कि ये सारे प्रिंसिपल को जो है हम लोग यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एम्प्लॉय का मोटिवेशन एंड डायनामिक को कंसिडर किया, मतलब लैक कर रहा है, इसको इस पॉइंट को उतना ध्यान में नहीं दिया गया है। उसके बाद आपका आता है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक तो हमें इसमें से क्या याद रखना है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आपका हेनरी फ्योल की तरफ से दिया गया है। इसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स का हमें नाम याद रखना है, कौन सा क्या प्रिंसिपल्स है और किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सो दैट एग्जाम में जब आएगा तो आप आइडेंटिफाई करके आंसर मार्क कर सको। ठीक है, ये भी आपका एक क्लियर गाइडलाइंस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी पे। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर, BW, भी लिख सकते हैं, BMW। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी आपका मैक्स वेबर ने दिया है। ब्यूरोक्रेटिक बेसिकली आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देखने को मिलेगा।
अब ये है क्या देखो, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि मैक्स वेबर ने दिया है, ये बेसिकली आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लियर रूल्स और एक हायरार्की पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब आपका हर एक चीज एक हायरार्की से होना चाहिए, रूल्स से होना चाहिए एंड रोल्स से होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मल हायरार्की, एक क्लियर लेवल होना चाहिए अथॉरिटी का, दैट मीन्स पावर का, एंड चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। रूल बेस्ड मैनेजमेंट, मतलब यहाँ जो भी वर्क डे टू डे होगा, ये सब कुछ स्टैब्लिश्ड, जो गवर्न्ड बाय एंड स्टैब्लिश्ड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर, जो रूल्स बनाए गए हैं एंड जो प्रोसीजर बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। डिवीजन ऑफ लेबर, टास्क को डिवाइड करना है एंड असाइन करना है एम्प्लॉयज को उनका स्पेसिफिक एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, आपको वही टास्क दिया जाएगा। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। एम पर्सनल रिलेशनशिप, अब डिसीजन एंड एक्शन तो सारा कुछ आपके रूल्स का बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस या रिलेशनशिप को इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, आपका जो हायरिंग हो रही है, आपका जो प्रमोशन हो रहा है, ये सब कुछ आपका क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है, हर चीज का एक रिटर्न रिकॉर्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी, आप उसके लिए जिम्मेदार हो अगर, तो उसका हर चीज का आपके पास प्रॉपर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेटिक का प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ हद से ज़्यादा रूल्स है और हद से ज़्यादा रिजिडिटी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर होता है तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ चेंज करते हैं, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। ये इसमें आपका रेड टेप आता है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी कैन रिजल्ट इन रेड टेप और एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपका टास्क पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपका टास्क क्या है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एफ टेलर की तरफ से दिया गया है। ये प्रोडक्टिविटी और टास्क ऑप्टिमाइजेशन फोकस करता है, ये ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल की तरफ से दिया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहां हम हेनरी फ्योल की तरफ से दिया गया है हम मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड यहाँ पे भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से ही वहां पे लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक में क्या है, काफी ज्यादा रूल्स है एंड अथॉरिटी है, सभी के पास कुछ ना कुछ पावर है। मैक्स वेबर की तरफ से दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी के अच्छा है, यह आपका रिजिड हो जाता है जिसकी वजह से रेड टेप जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। और ये जो तीन थ्योरी है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये सब का सब क्लियर हो। कहीं कुछ डाउट होने से प्लीज कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।